हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला वुमेन्स वर्सेस का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है ईडन पार्क ऑकलैंड में। इसके पहले हमने मेंस वाले मैच का भी वीडियो एनालिसिस अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। कैंटरबरी एक स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती है, अगर आपको नहीं पता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती है। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में ही आपने अगर पहले खेला होगा आपको पता होगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में हर टीम में ही 2 से 3 प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर पूरा टीम डिपेंड करता है। और फैंटेसी में भी वही 2-3 प्लेयर्स होते हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो। 2-3 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 से 2 प्लेयर्स होते हैं जिनको आप कैप्टन बनाते हो। और हर 2 टीम में 1 से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के टीम्स 90% ऑफ द मैचेस में बनाने होते हैं। मेंस वाले की तरह यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मैचेस में अलग अलग मैच विनर्स या अलग अलग प्लेयर्स आपको नहीं देखने मिलते हैं। मजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वही सेम प्लेयर्स ही होते हैं। इर्द गिर्द वाले प्लेयर्स के ऊपर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। कैंटरबरी वुमेन की तरफ से पिछले काफ़ी सीजनों तक एमी सैथरथवेट जो होती थी इनके, वो मेजर परफॉर्मर होती थी जिनको कैप्टन बना के आप कैंटरबरी के मैचेस में निश्चिंत हो जाते थे। और पिछले सीजन में केट एंडरसन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करा था, उनको वाइस कैप्टन मोस्टली लोग बनाते थे, तो ये चलता था। अभी क्या हो गया कि कैंटरबरी की तरफ से वो अभी रिटायर हो चुकी हैं, तो वो जो एक सेफेस्ट कैप्टन ऑप्शन हुआ करता था वो तो अभी नहीं होने वाला। ऑकलैंड की तरफ से भी ऐसे प्लेयर्स हुआ करते थे जैसे कि होली हडल्स्टन हो गए, आर्लिन केली हो गई, ठीक है, एना पीटरसन होती थी। ये सारे ऑलराउंडर्स हुआ करते थे जिनको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते थे या ऑप्शन के तौर पे कंसिडर करते थे। अभी वो प्लेयर्स भी नहीं हैं, ठीक है। तो दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत सारे मेजर ऑलराउंडर्स, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी गए हैं, लेकिन मेजरली ऑलराउंडर्स बहुत सारे ऐसे गए हैं जिनको आप आसानी से कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते थे। और आपके स्मॉल लीग में भी मजॉरिटी ऑफ द जनता जो है वो कैप्टन वाइस कैप्टन उन्हीं को ही बनाते होते। लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, या तो वो रिटायर हो चुकी हैं या तो दूसरे किसी टीम में खेल रही हैं, या जो भी है वो ऐसा है, ठीक है। तो अभी जो है ये मैचेस थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। और आज के मैच में ये दोनों ऐसी टीमें हैं जिनके तरफ से ये जो नुकसान है प्लेयर्स के जाने का वो सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ऑकलैंड की टीम, अगर आप आज मतलब कल जो टीम उनकी उतर सकती है और अगर आप 2 साल पुराने टीम को उनको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। कैंटरबरी की टीम में कुछ चेंजेस हैं लेकिन ऑकलैंड की टीम में बहुत चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस मैच में ऑकलैंड की तरफ से ज़्यादा आपके प्लेयर के रिकॉर्ड्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। कैंटरबरी की तरफ से थोड़ा बहुत शायद मिल भी सकता है। तो ये मैच पे हम जो एनालिसिस करेंगे हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, जो होंगे उनको हम रखने की कोशिश करेंगे। तो करंट फॉर्म और कुछ पंट्स प्लेयर या रिसेंट मैचेस या लोअर लेवल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस, उनको देख के हमें इस मैच का कंक्लूजन और टीम जो है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं मेंस वाले मैच की तरह यहाँ पे भी थोड़े बहुत बारिश के चांसेस हैं, देखते हैं कि वेदर सही होता है या नहीं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो ऑकलैंड यहाँ पे 3-2 से आगे चल रही है। अगर आपको नहीं पता है तो वुमेन सर्किट में कैंटरबरी, जैसे मैंने पहले ही बताया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती है। और स्पेशली इनके पास जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग पे है। इनके 3-4 ऐसे बॉलर्स हैं जो बहुत अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। बैटिंग में जो सैथरथवेट का मैंने बताया और केट एंडरसन, इनके ही ऊपर मेजोरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। लेकिन बॉलिंग पे वो जो 3-4 बॉलर्स हैं इंक्लूडिंग सैथरथवेट, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। ऑकलैंड की तरफ से क्या था कि पिछले कई टाइम से हर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में ऑकलैंड एज ए बैटिंग साइड उतना अच्छा नहीं रही है। उनकी जो मेजर स्ट्रेंथ रही है वो उनकी बॉलिंग से रही है, जिनमें से होली हडल्स्टन और आर्लिन केली का तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा भी फ्रैंक जोनस, आपने देखा होगा उनको न्यूजीलैंड के नेशनल टीम में खेलते हुए। और भी कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं। बैटिंग कभी भी इनका उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। और जो 1-2 बल्लेबाज अच्छे रहे थे जिनमें से केटी पर्किंस थी, लॉरेन डाउन थी, जो न्यूजीलैंड वुमेन टीम में भी खेल चुकी हैं, वो दोनों अभी नहीं अवेलेबल है, बराबर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पिछले सीजन की बात करें तो कैंटरबरी ने तीसरे स्थान पर खत्म किया था, मतलब वो फाइनल तक नहीं पहुंचे थे। और ऑकलैंड ने खत्म किया था चौथे स्थान पर। घर पे रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल ज़्यादा मैचेस हारी है ऑकलैंड की टीम। ये पिछले सीजन में जो सेकंड लास्ट सीजन में जो आप देख रहे हैं ये इसी पर्टिकुलर ग्राउंड के मैचेस हैं। आप समझ सकते हैं ये ईडन पार्क और ईडन पार्क आउटर ओवल का क्या सीन है। अगर आपने मेंस वाला वीडियो देखा होगा तो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है। बेसिकली 2 ग्राउंड्स होते हैं ऑकलैंड के, एक है ये वाला ग्राउंड जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, मतलब कल का मैच, ईडन पार्क ऑकलैंड। और दूसरा एक ग्राउंड होता है ईडन पार्क आउटर ओवल, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द डोमेस्टिक मैचेस होते थे या अभी भी होते हैं। लेकिन ये वाला मैच ईडन पार्क ऑकलैंड में होने जा रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे वो हारे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं।
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑकलैंड की तरफ से मैं पहले ही बताया कि बैटिंग से खास कुछ नहीं है। कैंटरबरी की तरफ से एंडरसन मेरे ख्याल से हाईएस्ट रन स्कोरर थी। ये मतलब स्ट्राइक रेट इनका कम ही रहता है, ये बहुत धीरे खेलती हैं लेकिन रन बना के जाती हैं, जो मेजर बात है। इसीलिए एवरेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट आप देखने जाएंगे तो काफ़ी कम नजर आएगा। और ओवरऑल भी ये ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स कम ही होते हैं इस फॉर्मेट में जो आपको बैटिंग से बहुत कुछ करके दिखाएं। बॉलिंग पे बहुत टैलेंट है, यहाँ पे भी आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी आगे जाके। बॉलिंग पे फ्रैंक जोनस का खाली नाम है, बाकी कोई भी बुरा बताने के लिए नहीं है। हडलस्टोन का नाम आता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, रिटायर हो चुके हैं शायद। कैंटरबरी की तरफ से सुलिवान, एस्मसन, मिसी बैंक्स, ये तीनों का नाम है। सुलिवान हाईएस्ट विकेट टेकर थी इनकी तरफ से। इसके अलावा भी सैदवेट का नाम आता लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो वही है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या चीज़ अपने को देखने मिल रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले मैच से। यह है 2021 का मैच। ऑकलैंड ने बनाया था 138। आर्मस्ट्रॉन्ग ने यहाँ पे कुछ स्कोर खड़ा किए थे। आर्मस्ट्रॉन्ग जनरली ऑलराउंडर हुआ करती थी, लेकिन पिछले 1-2 साल में इनको प्रॉपर बैट्सवुमन की तरह यूज़ किया जा रहा है, बैटिंग ऑप्शन की तरह। बॉलिंग कम ही करती हैं या फिर ना ही करती हैं, ना के बराबर ही करती हैं। और शशि शाड़ी के कुछ स्कोर हैं। बाकी मैक्के जो पिछले सीजन में नहीं खेल पाई थी किसी रीज़न की वजह से, इस सीजन में अवेलेबल हैं। और जो रिसेंटली 50 ओवर फॉर्मेट के मैचेस हुए हैं वहाँ पर भी ये खेली हैं। जैसेंडर सैवेज का 1 विकेट। कैंटरबरी ने यहाँ पे वो चेस नहीं कर पाए थे। आप नोटिस कर सकते हैं, देखो बैटिंग से तो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया था, विकेट भले ही 4 गिरे, लेकिन बॉलिंग धमाकेदार करी उन्होंने और 118 पर निपटा दिया। हालांकि वो जो बॉलर्स रहे होंगे उनमें से मेजर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग और जोनास का एक का विकेट है। अगला मैच ये ऑकलैंड में हुआ था और पहला मैच भी ऑकलैंड में। इस बार भी ऑकलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करी, मतलब विकेट तो नहीं खोया, कम से कम रन उतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन करंट टीम में कोई नहीं है। बाकी ताहू के 2 विकेट्स, मैक्के का 1। कैंटरबरी चेस इस बार भी नहीं कर पाई और इस बार भी ऑकलैंड की बॉलिंग ने रोक दिया। 1 रन से वो मैच जीत गए। मैक्के का यहाँ परफॉर्मेंस था और यहाँ पेनफोर्ड 2 विकेट उनके खाते में रहे हैं। इस बार फिर से वही रेंज पे स्कोर बनाया ऑकलैंड ने। हालांकि विकेट इस बार ज़्यादा खोया उन्होंने, 131 रन, जहाँ पर शाड़ी का फिर से कुछ स्कोर है। ज़्यादा तो देखिए, ज़्यादा आप इनकी बैटिंग से उम्मीद रखते होंगे नहीं। 10+1 वाले जहाँ पे साइड्स पे आप खेलते होंगे वहाँ पे तो वुमेन मैच में 90% मैचेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको एक ही बैट्समैन लेना होता है, तो ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस की उम्मीद तो रखो नहीं। तो जो भी है यहाँ पे ये गेज और शाड़ी का परफॉर्मेंस था। बाकी सैवेज, सीमंस के विकेट्स हैं। कैंटरबरी ने इसको भी वो चेज नहीं कर पाए और फिर से ऑकलैंड ने लो स्कोरिंग इनकाउंटर में डिफेंड कर लिया। कुछ स्कोर्स थे मैक्के का और सैवेज का और कॉक्स का भी। बाकी जोनास, हकर, पेनफोर्ड के विकेट्स रहे हैं। तो तीनों ही मैच में हमने ऑकलैंड की बॉलिंग धमाकेदार होते हुए देखी है। या तो उन्होंने रन रोक दिया या तो उन्होंने विकेट निकाल लिया, लेकिन डिफेंड कर लिया तीनों ही मैच में अपने रन को। अगले मैच में यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्कोर बनाया था और विकेट वही 4 गिरा। ये जो एक मैच था यहाँ पे ही कैंटरबरी ने 9 विकेट निकाले। बाकी अगर आप नोटिस करोगे रन भले ही कम बने हो लेकिन विकेट 4 ही गिरे। 135 4 पे, यहाँ पे 138 4 पे, और लास्ट मैच जो हुआ 144 4 पे। ठीक है, शाड़ी और आर्मस्ट्रॉन्ग का परफॉर्मेंस रहा। शाड़ी का नाम तीसरी बार आ चुका है, 20-30 का स्कोर चल रहा था, यहाँ पे 68 का स्कोर उन्होंने बनाया। बाकी सुलिवान, ताहू और ऑब्वियसली यहाँ पे हालांकि कैंटरबरी ने चेस कर लिया। जो ऊपर कम स्कोर बने थे वो चेस नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बना उन्होंने चेस कर लिया, जहाँ पर कॉक्स और ह्यूज थे। बाकी हकर और पेनफोर्ड का परफॉर्मेंस रहा है। पेनफोर्ड के नाम कई बार आ चुके हैं यहाँ पे वैसे तो। लास्ट मैच जो हुआ था और लास्ट मैच इस ग्राउंड पे भी इस बार पहली दफ़ा पिछले 5 मैचेस में कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करी और उसी रेंज में स्कोर है। ये 144 भी ज़्यादा बन गया, 130 से 40 के भीतर ही मामला चल रहा है। 8 विकेट खोए उन्होंने, पेनफोर्ड के 9 विकेट्स। और ऑकलैंड इस बार बैटिंग से खास कुछ कर नहीं पाई। सुलिवान के 4, बैंक्स और एस्मसन ने परफॉर्मेंस यहाँ पर करा। ठीक है, तो ये है करंट सिचुएशन इस हेड टू हेड फिक्सचर का, कि रन तो ज़्यादा देखो बना नहीं है। 144 रन जो भी चेज हो गया था, जो ऑकलैंड ने बनाया था, जो कि सेकंड लास्ट ओवर में जाकर चेस किया था कैंटरबरी ने। इसके अलावा रन तो कम ही बने हैं। हालांकि वुमेन मैच के कंपैरिजन में ये भी सही ही है, उतना भी कम नहीं है, आप मेंस मैच की तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, कम ही स्कोर है। और लास्ट मैच जो लास्ट इनिंग्स था वहाँ पर ऑकलैंड की बैटिंग और भी ख़राब रही, लेकिन बॉलिंग अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी उन्होंने ठीक ठाक ही करा था। ये एक इनिंग्स था ये वाला। इसके अलावा ऑकलैंड एज ए बॉलिंग साइड अच्छी रही है, बैटिंग चाहे कैसी भी हो। ठीक है, बहुत कॉमन प्लेयर्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे मिस्ड हैं क्योंकि वो नहीं अवेलेबल हैं अभी। लेकिन जो प्लेयर्स हैं, जिनमें से मैक्के का नाम आपने देखा होगा, बाकी सुलिवान वगैरह, ये तो चलो अवेलेबल हैं ही ऑलरेडी, ये परसेंटेज भी इनका हाई होगा और लोग इनकी एनीवेज लेंगे, तो इनके बारे में बात करने का मतलब नहीं है। बाकी अगर हम ऑकलैंड वाले मैचेस को समराइज़ करें, जहाँ पे कल का मैच होने भी जा रहा है, तो हमें पहला मैच जो मिल रहा है वो है ये मैच 2022 का मैच। ऑकलैंड ने बैटिंग फर्स्ट करा 135। ताहू और मैक्के का परफॉर्मेंस है। मैक्के ने बैटिंग बॉलिंग दोनों ही परफॉर्म उन्होंने करा था और पेनफोर्ड के 2 विकेट।
और लास्ट मैच जो हुआ था इन दोनों टीम का बीच में, यहाँ पे भी पेनफोल्ड ने 2 विकेट निकाला था कॉक्स का स्कोर का, और सुलिवान बैंक्स ये मेजर परफॉर्मर्स थे, और लो स्कोरिंग एनकाउंटर ऑब्वियसली रहा। ठीक है, तो देखो नए प्लेयर्स तो अभी आएंगे ही, ठीक है, जो पुराने प्लेयर्स थे जिनके रिकॉर्ड्स होते थे, परफॉर्मेंस होते थे, जो मेजरली रोल निभाते थे, वो तो अभी नहीं है। तो नए प्लेयर्स का तो आना बनता है, उनका परफॉर्मेंस भी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो है उन पे हमें ये कुछ नाम जो है देखने मिले हैं। पिछले सीजन में सुलिवान ने दोनों इनिंग्स में ही, मतलब दोनों मैच में ही विकेट निकाले, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दोनों मैच में परफॉर्म करा, शारी का नाम बैटिंग से अपने को मिला है, पेनफोल्ड का नाम कई बार आ चुका है, तो ये चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड में तो चलो मैंने बता ही दिया कि जिनके रिकॉर्ड्स थे ज़्यादा वो नहीं अवेलेबल हैं। देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या क्या हो रहा है और क्यों उतना अच्छा रिकॉर्ड होल्ड नहीं कर पा रही है ऑकलैंड जैसी टीम। तो पहला मैच है सेंट्रल डिसीज के अगेंस्ट में। आर्मस्ट्रॉन्ग देखो अभी ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराती हैं, बहुत ही रेयर वो बॉलिंग कराएंगी, ठीक है। अभी पता नहीं T20 फॉर्मेट में क्या करेंगे, लेकिन रिसेंटली 50 ओवर का भी वो हुआ था, मतलब मैचेस चल रहे थे, वहाँ पे भी आर्मस्ट्रॉन्ग ने ज़्यादा कुछ बॉलिंग नहीं कराई, ठीक है। तो 2 विकेट उनके खाते में है। ऑकलैंड ने यहाँ पे चेस कर लिया। जो प्लेयर्स लीड करते हैं इस ग्राउंड पे, अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड करते थे, पर्किंस, लॉरेन डाउन, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑकलैंड ने यहाँ पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके चेस कर लिया, ठीक है। अगला मैच ओटागो को अगेंस्ट में मैच हुआ था। यहाँ पे जोनास के 3 विकेट से, और शशि शारी जो बैटिंग से एकमात्र नाम अपने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत उनका नाम है यहाँ पे। ओटागो ने यहाँ पे मैच जीत लिया, और ब्राउनिंग के कुछ स्कोर्स हैं। उसके बाद जो आपने लास्ट हेड टू हेड होता हुआ देखा था, यहाँ पे पेनफोर्ड और आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम अपने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल डिसीज के अगेंस्ट में मैच था ऑकलैंड के साथ, हकर का स्कोर था, और प्रू कैटन ये शायद कैप्टनसी भी कर सकती हैं टीम की, ये लॉन्गर फॉर्मेट में कैप्टन भी है, डिपेंडेबल बैटर है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर। लास्ट मैच जो हुआ था विलिंगटन के अगेंस्ट में, यहाँ पर टेम्पल्टन और हकर का परफॉर्मेंस था, और शशि शारी एक वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स होती हैं। ये न्यूजीलैंड वुमेन ए टीम की होकर भी खेल चुकी हैं। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो न्यूजीलैंड वुमेन टीम में भी शायद इनको मौका मिला होगा। कंसिस्टेंटली तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है, इसीलिए वो अवेलेबल है, नहीं तो मतलब मिलता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी जो चीज़ अगर नोटिस करो तो रिसेंट टाइम्स में, मतलब अगर पिछले सीजन की बात करेंगे, ये जो बिल्कुल पहला वाला मैच था ये तो चलो सेकंड लास्ट सीजन का मैच था। पिछले सीजन के मैचेस को अगर आप देखोगे तो देखो 128 9 विकेट खोकर, बैटिंग अच्छी नहीं, बॉलिंग भी कुछ खास नहीं। उसके बाद ये जो लास्ट हेड टू हेड था जहाँ पे भी 110 9 विकेट खोकर 8 विकेट हालांकि यहाँ पर निकाला था। उसके बाद यहाँ पे भी 114 रन वो उन्होंने बनाया था, हालांकि यह मैच वो जीत गए थे। अगले मैच पर 105 8 विकेट खोकर। तो बैटिंग की तो हालत अच्छी रही नहीं है। शारी के कुछ स्कोर्स ज़रूर आए होंगे, लेकिन बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाई है ऑकलैंड वुमेन एज ए टीम, ठीक है। और बॉलिंग से भी बहुत ज़्यादा किसी का नाम नहीं है, तो वही बात है, जिनके नाम हो सकते थे वो अवेलेबल नहीं है। तो ये रही चीज़ है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा आप रिकॉर्ड्स की उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर, तो वो यहाँ पर है भी नहीं। अभी देखते हैं प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकता है, और ये प्लेइंग 11 बेस्ड है रिसेंट जो मैचेस हुए थे 50 ओवर के, उसके हिसाब से चेंजेस ऑब्वियसली हो सकते हैं, वो तो आपको लाइन आने बाद पता चल भी जाएगा। लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो है ऐसा कि मैक्के और एंडरसन ओपनिंग कर सकती हैं। मैक्के रिसेंट जो मैचेस हुए थे वहाँ पे कुछ मैचेस में वो नंबर 8 9 तक भी बैटिंग करने आई थी, लेकिन रिसेंट मैचेस में, लास्ट के कुछ मैचेस में उन्होंने ओपनिंग करी है और अच्छी बल्लेबाजी करी है, उन्होंने बॉलिंग से भी विकेट्स निकाले हैं। एंडरसन उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं दिखी हैं अभी तक, देखते हैं अभी क्या करती हैं। और इनका ऑकलैंड के अगेंस्ट में उतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, पिछले सीजन में दोनों मैच में रन नहीं बनाए उन्होंने, ठीक है। हालांकि जो बॉलर्स इनको आउट करते थे हडलस्टोन वगैरह वो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं हैं। जब वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलती थी तब भी उनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं होते थे ऑकलैंड के खिलाफ। वैसे भी लेना तो है ही, क्योंकि बैटिंग में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कैप्टन हसन बनाने की सोच रहे हो इसीलिए। उसके बाद ह्यूजेस हैं, कॉक्स, जसिंटा सैवेज, इजी शार्प, जॉडी डीन, गैवी सुलिवान, मिसी बैंक्स, जेस सिमोन्स और एस्मसन। यही 11 प्लेयर्स का स्क्वाड जो है अनाउंस किया है कैंटरबरी वुमेन टीम ने, तो एक्स्ट्रा कोई प्लेयर इनके पास है नहीं। इनमें से जो प्लेयर्स आपको लेने हैं करंट फॉर्म के हिसाब से, मैक के कैप्टन मैसर मटेरियल हैं, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। एंडरसन भी मुझे लगता है आप ले ही सकते हो, क्योंकि ये बैटिंग में ऑप्शन होंगे इनके ये। उसके बाद ये जो दोनों प्लेयर्स हैं इजी शार्प और जॉडी डीन स्पेशली ये बॉलिंग भी कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों के बैटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुझे नहीं पता कल के मैच में क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है ओवर द टूर्नामेंट इनकी कुछ तो बैटिंग परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाएंगे। ये बैटिंग से काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रही थी पूरे सीजन में 50 ओवर फॉर्मेट में। बाकी जो बॉलर्स हैं, गैवी सुलिवान पिछले सीजन की हाईएस्ट विकेट टेकर, और लास्ट दोनों ही हेड टू हेड में इन्होंने विकेट निकाले हैं, तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा इनको। और सारा एस्मुसन स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती हैं ये। बॉलिंग सेकंड में भी ले सकते हो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट, ठीक है। बॉलिंग सेकंड में अगर आप नहीं चाहते इनको लेना तो मिसी बैंक्स आपके लिए ऑप्शन बन जाती हैं। तो हमारे कोर पे जो प्लेयर्स रहेंगे, मैक्के हो गए, एंडरसन हो गए, गैबी सुलिवान हो गए, ये 3, और एस्मसन या बैंक्स में से किसी एक को लेना। ये 4 आपके कोर पे होने चाहिए, कि अगर आप
ऑकलैंड के सपोर्ट पे टीम बना रहे हो, 7 प्लेयर्स उनके ले रहे हो, तब भी ये 4 प्लेयर्स को आप रख लेना। इसके साथ आप जिन प्लेयर्स को ऐड कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ऑकलैंड ऐसे बैटिंग साइड उतनी अच्छी नहीं रही है तो आपको बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो सिमंस, एस्मसन या बैक से आपने जिसको छोड़ा उनको, ये 2 आपके लिए ऑप्शन बन गया। जसिंटा सैवेज एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है, लेकिन इनका रोल समझ में नहीं आ रहा मेरे को अभी भी। वैसे तो शादात नहीं खेल रही है तो इनके पास रोल बढ़ना चाहिए था, लेकिन 50 ओवर जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे इनको उस तरीके से यूज़ नहीं किया गया। बैटिंग शायद प्रमोशन मिल भी जाए, लेकिन बॉलिंग का पता नहीं। तो ये 3 आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। ऑकलैंड की तरफ से बात करें तो एना ब्राउनिंग और शशि शारी ओपनिंग कर सकती हैं। उसके बाद बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, पीटरसन, प्रू कैटन, स्काई बाउडन, जॉसी पेनफोर्ड या एंडरसन में से कोई एक खेल सकते हैं। जॉसी पेनफोर्ड लास्ट 50 ओवर मैच में नहीं खेली थी, लेकिन स्क्वाड में है और हाई चांसेस हैं कि ये खेल जाएंगी। जसवाल, हकर, बुकानन और ब्री इलिंग, अभी देखो इनमें से किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, फिर सिर्फ एक पेनफोर्ड को छोड़ के, ठीक है। लेकिन बाकी अगर कुछ प्लेयर्स के बारे में अगर मेरे को बताना पड़े, शशि शारी आप बैटिंग से देख सकते हो तो वो तो आप ले ही लोगे, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग भी बैटिंग से ऑप्शन होगी, अगर आपके पास स्पेस है तो ले सकते हो, कभी कभी ये बॉलिंग भी करा लेती हैं। उसके बाद इलिंग, ये बैटिंग कर सकती हैं और इन्होंने 50 ओवर फॉर्मेट में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई थी, तो ये एक ट्राइबल ऑप्शन है। तो ये 4 हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट में हो गई और ज़्यादा चांसेस हैं कि पेनफोर्ड स्टार्ट कर लेंगी। तो पेनफोर्ड, इलिंग, शशि शारी और आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 4 हमारे कोर पे हो गए। 1-2 प्लेयर्स और हैं जिनकी तरफ लोग गलती से भी शायद ही देख लें, वो हैं जायसवाल। इन्होंने भी 50 ओवर फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग कराई थी, ये बैटिंग भी कर सकती हैं। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉलर्स मुझे लगी हैं ये, जिनका जितना मैंने इनको देखा है क्लिप्स वगैरह, और लोअर लेवल क्रिकेट में इन्होंने बहुत विकेट्स निकाले हैं, ठीक है। एक ट्राइबल ऑप्शन है एमी हकर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पेसर्स में से अभी ये रह गई हैं, ये भी ट्राइबल ऑप्शन है। और यहाँ से बैटिंग में से कैप्टन, कि ये टीम की कैप्टन भी हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो या ज़्यादा प्लेयर्स ऑकलैंड का लेना चाहते हो तो आप इनके बारे में सोच सकते हो। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो मैक्के और एंडरसन के आसपास लोग जाएंगे। मैक्के का तो बनता भी है, उनके भी थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। एंडरसन के ना ही रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ना ही फॉर्म अच्छा है अभी तक, लेकिन हाँ टीम में आप बिल्कुल रख लेना इनको, ये कभी कभी बॉलिंग भी करा लेते हैं। उसके बाद सुलीमान बनता भी है इनका, और मिसी बैंक के साथ लोग जा सकते हैं। एस्मसन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होंगे, अगर छोड़ना है बॉलिंग सेकंड में छोड़ लेना। डीन और शार्प, ये दोनों बैटिंग से उम्मीद रख सकते हो आप। डीन बॉलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स इनको बॉलिंग नहीं मिली है। ऑकलैंड की तरफ से हक्कर और मैडी ग्रीन के साथ लोग जा सकते हैं। माफ करना, मैडी ग्रीन अवेलेबल नहीं है, मैंने गलती से परसेंटेज देख के लिख दिया था। पेनफोर्ड है, अभी देखो इनको तो शायद ही लोग लेंगे भी, लेकिन अभी किसी का तो वो कुछ करना ही पड़ेगा, तो इन दोनों पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। पेनफोर्ड बैटिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं और रिसेंट टाइम से बैटिंग से उन्होंने परफॉर्म भी करा है। बॉलिंग से तो आपने देखा ही है, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड्स हैं इनका। उसके बाद शशि शारी और आर्मस्ट्रॉन्ग, और बहुत रिस्क लेना है तो इलिंग और जायसवाल दोनों आपके लिए बॉलिंग ऑप्शंस बन जाएंगे। इलिंग थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेती है, और इलिंग मेरे ख्याल से हाईएस्ट विकेट टेकर रही है जो 50 ओवर के मैचेस हुए थे वहाँ पे ऑकलैंड की तरफ से। अच्छा, फिलहाल के लिए मैंने इन 7 प्लेयर्स को लिया है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि रिकॉर्ड्स बहुत कम हैं, जो प्लेयर्स के थे वो अवेलेबल नहीं है, तो हमें बहुत सोच समझ के कुछ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। और ये मैच उन साइड्स पे ज़्यादा आसान होगा आपके लिए जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे बहुत कैलकुलेशंस करके आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद लक का भी इफेक्ट वो है, और अगर चल गया तो आपके लिए बहुत बढ़िया जा सकता है, ठीक है। अभी के लिए 2 बैट्समैन हैं, तीसरा बैट्समैन अगर मेरे को लेना होगा तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। ग्रीन, कॉक्स हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग है और प्रू कैटन है। इनमें से आर्मस्ट्रॉन्ग आप ले सकते हो, थोड़े बहुत नाम इनके हेड टू हेड में है, एक्सपीरियंस भी है, बॉलिंग भी करा सकती हैं, परसेंटेज भी थोड़ा ज़्यादा ही है इनका, तो आर्मस्ट्रॉन्ग को ले लिया। कीपर सेक्शन में मेरे को किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं है। इसी शार्प, जैसा मैंने बताया, बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेती हैं और बेहतर फॉर्म पे लगी है ये, तो इनको लिया जा सकता है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होगा। ह्यूजेस बहुत अच्छी हिटर ऑफ द बॉल हैं और एक्सपीरियंस भी है, और उन्होंने कैप्टनसी भी करी है 50 ओवर फॉर्मेट में, तो देख सकते हो आप, आपको जो लेना है। मेरा किसी पे भी भरोसा उतना नहीं है, परसेंटेज देख के जाना है तो ह्यूजेस जा सकते हो आप, मेरा किसी पे भी उतना वो प्रायोरिटी नहीं होगा। ऑलराउंडर में ये दोनों तो सबकी टीम में होंगे ही, इसके अलावा डीन आप ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ बैटिंग से ही पॉइंट दे रही थी, पता नहीं है ये बॉलिंग कराएंगी भी या नहीं, चांसेस ज़्यादा है कि ना कराएं। तो अगर बॉलिंग नहीं कराती तो सिर्फ बैटिंग के लिए तो हम लेने से रहे किसी को भी। और जसिंटा सैवेज का भी वही सीन है कि इनको बैटिंग ज़्यादा मिली है, बॉलिंग मिलनी तो चाहिए, अभी वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर्स में से है, पता नहीं टीम किस तरीके से यूज़ करेगी इनको। बाकी सुलीमान, इलिंग और बैंक्स, इन तीनों को मैंने रखा है। एस्मसन को आप ले सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है, कैप्टन मसलन मटेरियल भी हो जाती हैं, लेकिन बॉलिंग सेकंड में आप अगर रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके अलावा जायसवाल का मैंने बताया एक काफ़ी टैलेंटेड बॉलिंग ऑप्शन है,
लोग इनके तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन इन्होंने काफ़ी विकेट्स निकाल के रखे हैं। कहीं पे अगर आप ऑकलैंड के सपोर्ट में टीम बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो इनके तरफ। और एमी हकर यहाँ से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पेसर्स में से होंगी ये। एमी हकर मतलब वन ऑफ द प्लेयर्स हैं जो लास्ट 2-3 सीजन से कंटिन्यूसली खेल रही हैं, आती जाती रहती थी, अभी तो शायद रह जाएंगी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं। तो ऐसा कोशिश करना थोड़ी बॉलिंग हैवी टीम बनाने की, वो तो आप एनीवेज बनाओगे ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और कैप्टन भास्कर ने भी ऐसे प्लेयर्स के साथ ही जाने का है इस फॉर्मेट में, ये पूरे सीजन के लिए, जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सके। तो मैक के अच्छे ऑप्शन हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए आप सुलीवन के साथ जा सकते हो, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, अच्छी फॉर्म से भी गुजर रही है। अलग देखना है, अलग करना है तो एस्मसन अगर बॉलिंग फर्स्ट करती हैं आप देख सकते हो, और जॉसी पेनफोल्ड, ठीक है, ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकती हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही, बहुत हाइप करने वाली कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके दोनों तरफ से पॉइंट दे सकती हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।